Hi, hello, namaste, sat sri akal, કેમ છો? Once again, welcome back to Rankers channel in the form of DMPAT English Medium Group Tuition. Okay, today we are going to discuss standard 9th Science English Medium of first chapter. So, chapter number 1 Matter in our surrounding. So, देख लो हमने लास्ट लेक्चर में क्या लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर रहते हैं। मेनली थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी हमने समझी थी। जैसे कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेसिस कम रहती है और जो भी पार्टिकल थे वो काफी नजदीक रहते थे। और लिक्विड में उससे थोड़ा सा मोलिकुलर फोर्स कम होता था, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता था और पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर रहते थे। और गैस में मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स काफी कम था, स्पेस काफी ज्यादा थी और पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे। सो इन प्रॉपर्टी को समझते हैं तो हमें आज के लेक्चर में करना क्या है कि सॉलिड टू लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू गैस कैसे कन्वर्ट होता है, वो चीज समझनी है। सो उसके लिए मेनली हम दो प्रॉपर्टी को ध्यान में लेंगे। एक है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स एंड अनदर वन इज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की हुई है, चलो देख लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि हमारे पास जो है सॉलिड है, ठीक है। जैसे हम सॉलिड को हीट देते हैं, यानी हमने उसको टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने की वजह से क्या होता है, सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स अपने इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से निकल जाते हैं और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ते हुए वो थोड़े से दूर हो जाएंगे। याद आ गया? तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सॉलिड को हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड के पार्टिकल है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो वो वेपराइज होके गैस बन जाएंगे, इवेपोरेट हो गए वन काइंड ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होता है। और उससे अपोजिट, जैसे मैंने गैस को कंडेंस किया, ठंडा किया, फ्रीज किया, तो गैस बन गया लिक्विड। लिक्विड को मैंने फ्रीज किया, फ्रोजन किया, ठंडा किया, तो वो बन गया सॉलिड। कई कई बार क्या होता है, सॉलिड टू डायरेक्ट सब्लिमेट होकर गैस होता है। जैसे कि कैम्फोर ले लो, कपूर। हम जो दीवा करते हैं यानी आरती करते हैं उसमें हम कपूर डालते हैं, तो वो कपूर क्या होता है, बेसिकली बर्न होता है तो सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। कहीं पे लिक्विड सस्पेंशन रहता नहीं है, यानी लिक्विड पार्टिकल्स रहते नहीं है। और उससे ऑपोजिट गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो तो उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। समझ लो, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स क्या हुए, वो पार्टिकल्स काफी वाइब्रेट होने शुरू हो गए। उनके पास रूम टेम्परेचर पे, यानी अभी देखो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस एसी के रूम पे टेम्परेचर में भी उसके पास थोड़ी सी एनर्जी रहेगी, और थोड़ी सी एनर्जी रहती है उस वजह से क्या होता है, पार्टिकल अपनी बॉडी के हिसाब से वो वाइब्रेट होता है। जैसे कि ये उसका मीन पोजीशन है और पार्टिकल यहाँ पे होना चाहिए, समझ लो पार्टिकल होना चाहिए यहाँ पे। तो पार्टिकल क्या करेगा, अपने टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा सा वाइब्रेट होगा। अब जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाए ये वाइब्रेशन बड़े हो जाएंगे। ये ये वाइब्रेशन क्या हो रहा है, बड़े हो रहे हैं। और ये वाइब्रेशन कई बार क्या होते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से टूट के मॉलिक्यूलर दूर चले जाते हैं, तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अब देखो, लिक्विड के जो भी पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स क्या हो गए, वो पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए गैस में। कैसे? तो ये देख लो, लिक्विड के पार्टिकल इस तरह से थोड़े से बड़े वाइब्रेशंस में, पर जैसे ही मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो भी ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट होना शुरू हो गया। और उसका वाइब्रेशन जितना हैवी हुआ तो वो क्या हो गया, वो अपने मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के, अपना साथ छोड़ के, वो एक दूसरे को जोड़ के चले गए और वो बन गए गैस। सो जैसे ही हमने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया, मेल्टिंग किया, तो वो लिक्विड बन गया। लिक्विड को हमने गर्म किया, वो गैस बन गया। जैसे कि आइस ले लो, तो आइस को मेल्ट करते लिक्विड बनता है, लिक्विड को गर्म करते तो वो क्या बनता है, वेपर। याद आ गया? ओके, इतनी सी बात है। यहाँ पे देख लो, तो एक चीज है कि आइस को जैसे मैंने मेल्ट किया, आइस को मैंने मेल्ट किया तो वो वाटर बन गया। वाटर को मैंने इवेपोरेट किया तो वाटर वेपर बन गया। पर आइस मेल्ट कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर इवेपोरेट कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। और उससे ऑपोजिट भी होता है। सो अगर सॉलिड टू लिक्विड होता है मेल्टिंग,
लिक्विड टू वेपरेट होता है तो इवेपोरेट, अगर वेपर टू वाटर यानी वेपर टू लिक्विड होता है तो कंडेंसेट, और लिक्विड टू सॉलिड होता है तो उसको बोलते हैं हम फ्रीज, और सब्लिमेट तो हमें पता ही है। तो उसके लिए चलो ना हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो अब समझ लो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा सा टफ है। ओके, सो पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंट में समझ लो एक फॉर्मेट ये रह जाता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे एम, और एम के बाद होता है हमारा अपर्चस, अपर्चस के बाद होती है हमारी फिगर, फिगर के बाद मैथोडोलॉजी, मैथोडोलॉजी के बाद ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। ये कॉमन फॉर्मेट रहता है। और याद रखो अब हम थोड़े से हायर स्टडीज में आ गए हैं, तो मेनली साइंस के साथ डील करते हैं तो हमें एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। कैसे? तो मैं समझा दूं आपको। देखो कि जैसे आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट में ऐसे होता है, नोटिस होता है, रिपोर्ट होता है, एप्लीकेशन होता है, तो वो सबका एक फॉर्मेट फिक्स रहता है। हाँ, वैसे ही हमें एक फॉर्मेट से ही चलना है। 9th के टोटल एक्सपेरिमेंट हो, 10th के एक्सपेरिमेंट हो, हमें फॉर्मेट तो फॉलो करना ही है। तो फॉर्मेट में क्या रहेगा? तो देखो, अगर एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले लिखेंगे एम, एम के बाद लिखेंगे हम अपर्चस, अपर्चस के बाद आ जाएगा हमारा फिगर, फिगर के बाद मैथोडोलॉजी, मैथोडोलॉजी के बाद ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन होता है। सो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट फॉलो किया है कौन सा? तो एम है हमारा टू स्टडी द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से जो भी स्टेट में चेंज आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी अभी बोला कि जैसे ही मैं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस का टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो वो वापस लिक्विड बन रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो वापस सॉलिड बन रहा है। तो उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। तो एक्सपेरिमेंट में मेनली अपर्चर्स कौन कौन से समझ लो। तो अपर्चर्स में देख लो यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने लिया है एक स्टैंड, एक बर्नर, एक बीकर, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्यों यूज किया है? क्योंकि नॉर्मल वाला टेम्परेचर जो होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज ही मेजर करेगा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेंज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो हम लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करेंगे। समझ लो, हमारा जो फिजिकल यानी कि हमारा जो मेडिकल थर्मोमीटर रहता है वो हम लेबोरेटरी में नहीं यूज कर सकते, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज है। ले लिया हमने ग्लास ट्यूरल यानी ग्लास रोड, और मेनली चीज ले ली है हमने आइस। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखो मैं कॉमनली पहले एक नॉर्मल सी मेथोडोलॉजी बोल रहा हूँ। मैं एक बीकर में आइस ले रहा हूँ, ठीक है, और उसको एक स्टैंड के ऊपर रख के बर्नर चालू कर रहा हूँ, और बर्नर चालू करते समय मैंने टाइम भी नोट डाउन किया, टेम्परेचर भी नोट डाउन किया। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ग्लास रोड से थोड़ा सा हिलाते हुए ये आइस को मेल्ट मेल्ट करेंगे। तो आइस मेल्ट होके क्या बनेगा? वाटर। ठीक है, और जब वो आइस वाटर में कन्वर्ट होता है वो ड्यूरेशन हम नोट डाउन कर देंगे। यानी देख लो कि जैसे कि मैंने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया 10 बजे, तो कितने बजे तक वो वाटर बनेगा, कितने बजे तक वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो सब हमें नोट डाउन करना है। अवर प्रोसीजर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम। हमने बीकर को हीट करना स्टार्ट किया है। सो नॉट द टाइम एंड टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, और साथ में आइस जब पूरा कन्वर्ट होता है वो भी टाइम नोट डाउन कर दो। क्यों? वो अभी समझा रहा हूँ। उसके बाद हमने क्या किया, सब ऑब्जर्वेशन किया है सॉलिड टू लिक्विड स्टेट के लिए, और लिक्विड टू गैस के लिए भी हमें सेम चीज करनी है। और ड्यूरिंग हम टेम्परेचर रेंज, ड्यूरिंग जो टेम्परेचर चेंज होता है वो टाइम में हम क्या करेंगे, तो कंटिन्यूअसली बीकर को हिट देते समय ग्लास रोड से उसको हिलाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के पास होती है काइनेटिक एनर्जी। जब हम उसको टोटली स्टीयर करते करते साथ में हीट देते हैं तो वो ज्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है। याद आ गया? दूध को गर्म करते करते हम खांड डालते हैं, तो साथ में हम दूध को हिलाते जाते हैं। याद आ गया? ओके, record your observation for the conversion of water in the liquid state to gaseous state। सेम चीज है, जब आइस कन्वर्ट हुआ तब के हमने रिकॉर्ड किया है, और वाटर कन्वर्ट हुआ तब भी हमने कन्वर्ट पूरा रिकॉर्ड किया है। ओके, तो रिकॉर्ड में क्या होगा समझ लो। तो देख लो, ऑब्जर्वेशन हमारा इस तरह से है। सबसे पहला, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। वो तो हमें पता ही है कि हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी का भी पार्टिकल का, तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। कैसे? याद करो, अगर किसी के भी पीछे आग लगेगी तो वो एनर्जी बढ़ाएगा। जैसे कि समझ लो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल अभी नॉर्मल वाइब्रेट हो रहा है इस तरह से।
और जैसे ही मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया उसका वाइब्रेशंस बड़े होने लगे। क्यों? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ी उसकी वजह से वो क्या हो गया, बड़े वाइब्रेशंस दे गए। सो दे बिगिन टू वाइब्रेट विद हायर एनर्जी। समझ गए? Okay, now, so it also increases energy of particles so they can free from their intermolecular attraction forces and get detached from its position and changes the states. जैसे कि मैंने अभी अभी बोला है कि सॉलिड जो रहता है तो सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम करीब करीब नजदीक रहते हैं। अब जैसे मैंने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स है वो सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और वो वाइब्रेट कैसे हो गए, काफी हायर एनर्जी के साथ वाइब्रेट हो रहे हैं। और जैसे वो हायर एनर्जी के साथ वाइब्रेट हो रहे हैं वो अपने सारे बंधन छोड़ के, साथ तोड़ के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज। क्या हुआ, स्टेट ऑफ मैटर यानी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। सॉलिड अंडरगो फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड्स। और अभी क्या कर रहा हूँ, लिक्विड बनने के बाद भी मैं फिर से ही उसको टेम्परेचर दे रहा हूँ। तो उसको जैसे जैसे मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ तो वो लिक्विड का भी कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट। तो इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। सो अब की जो स्लाइड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए काफी मस्त टॉपिक है। ध्यान से समझ लो। देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम पांचवें स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, वो तो हमें पहले से ही पता है। और थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्या होता है। जस्ट एक सिंपल थिंग है कि पार्टिकल से, हर एक दुनिया की हर एक चीज पार्टिकल से बनी है। अगर वो पार्टिकल काफी नजदीक नजदीक है तो वो सॉलिड है। अगर वो पार्टिकल थोड़े से दूर है तो वो लिक्विड है। अगर वो पार्टिकल ज्यादा दूर है तो वो गैस है। सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो वो पार्टिकल क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के वजह से वो अपनी सॉलिड स्टेट में से कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट को जैसे मैंने गर्म किया तो वो अपने पार्टिकल्स क्या करेंगे, हायर वाइब्रेशन से वाइब्रेट हो गए और वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक फेज में से दूसरे फेज में, दूसरे फेज में से तीसरे फेज में ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर due to the temperature. Whenever we are increasing the temperature, the state of the matter changes from solid to liquid and liquid to gas. Whenever we are decreasing the temperature, the change of state matter happens from gas to liquid, liquid to solid. This is the simple flow. ओके, टेम्परेचर बढ़ाता है तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और टेम्परेचर कम करता है तो गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर होता क्या है, ये मेन चीज है। तो यहाँ पे क्या करो, मैंने एक एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए एक टॉपिक में थोड़ा सा ज्यादा ऐड किया है, दैट इज द ग्राफ। ये ग्राफ आपको काफी चीज समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये थोड़ा हायर स्टडी है, और साथ में मैंने ये एक्सपेरिमेंट की फिगर भी ड्रॉ की है ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ध्यान से समझना, और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, काफी ध्यान से समझते रहना। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है वो है हमारे टाइम की एक्सिस, यानी मैं इसके ऊपर टाइम नोट डाउन करूंगा। ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ आपको पता होगा, ओके। और यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ, टेम्परेचर यानी सेल्सियस। देखो, जैसे कि मैंने जब बीकर में आइस डाली थी तब मेरे पास एक घड़ी थी, और घड़ी में मैंने टाइम नोट डाउन किया तो वो टाइम 10 बजे का था, सुबह के 10 बजे से, चलो समझ लो, ठीक है। और टाइम के हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मोमीटर में दिख रहा था -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 10 बजे मैंने 10 बजे मैंने टेम्परेचर नोट डाउन किया थर्मोमीटर में। तो थर्मोमीटर में 10 बजे मुझे टेम्परेचर मिला -20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कर रहा हूँ, मैं 10 बजे उसको हीट देना शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि आप समझ लो कि आपको क्या करना है, पहले तो एक तपेली ले लो, ओके। तपेली या कढ़ाई कुछ भी ले लो और उसके अंदर बर्फ डाल दो, ठीक है। और बर्फ को हीट देना स्टार्ट करो। जैसे आप बर्फ को हीट दे रहे हो तो वो क्या करेगा, बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा। देखो, ऐसा तो नहीं कि आपने हीट दिया और बर्फ पिघल गई, नहीं। सबसे पहले जब आपने फ्रीजर में से बर्फ निकाला है तो वो बर्फ का टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट करेगा। तो अभी वो आइस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, मींस उसका टेम्परेचर 0 टू डाउन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम दोनों बढ़ रहा है। समझ लो, यहाँ पे टाइम थे 10 बजकर 15 मिनट हुए, ठीक है। 10 बज के
15 मिनट हुए, और 10 बज के जो 15 मिनट हुए तब टेम्परेचर हुआ 0। यानी यहाँ पे देख लो, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे बर्नर से हीट दे रहे हैं। हम बर्नर से क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो वो हीट देंगे तो वो हीट एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ टाइम तो बढ़ता ही है ऑब्वियसली। अब समझ लो, अब क्या कर रहा हूँ, मैंने बर्नर को बंद नहीं किया है। समझ लो, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, यानी सॉलिड का यानी आइस का हम मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गए, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, मैंने कंटिन्यूअसली बर्नर भी स्टार्ट रखा है। घड़ी तो है, समय तो है, वो तो चलती ही जाएगी। समय समय बड़वान से, नहीं मनुष्य बड़वान। तो यहाँ पे टाइम थोड़ी देर बाद मैंने नोट डाउन किया, तो वो टाइम बन गया था 10:25। समझ लो, 10 बजकर लग गई 25 मिनट। पर 10:25 में भी मैंने टेम्परेचर देखा तो वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था। अब यहां पे समझना है, समझ लो एक चीज क्या हुआ। समझ लो कि हमने बर्नर बंद नहीं किया है। अगर मैं बर्नर चालू रखता हूं, मैंने कंटिन्यूअसली हीट भी सप्लाई किया है, ठीक है, हीट सप्लाई कर रहा है, मैंने एनर्जी दिया है, तो वो एनर्जी गायब कहाँ हुई? अगर मैंने टेम्परेचर कंटिन्यूअसली स्टार्ट रखा है, यहाँ पे मैंने बर्नर स्टार्ट रखा है, तो ये ग्राफ का टेम्परेचर तो इस तरह से बढ़ना चाहिए था ना। पर बढ़ रहा है नहीं, वो नहीं बढ़ रहा है। क्यों? तो वही चीज हमें समझनी है। तो यहाँ पे एक बात समझ लो कि जब ये यहाँ पे पॉइंट था 10:15 में था, तो वो आइस था, यानी वो सॉलिड फॉर्म में था। 10:25 में वो बन गया पूरे का पूरे लिक्विड फॉर्म में। जैसे कि समझ लो मैंने बीकर में 10 ग्राम बर्फ ली थी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वो 10 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया। तो मैंने 10 बजे से 10:15 तक, यानी पहले 15 मिनट मैंने क्या किया है, सिर्फ बीकर का टेम्परेचर बढ़ाया है -20 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट फेज पे मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे 10:15 में पहुंच गया। अब बाकी के जो 10 मिनट है मैं कंटिन्यूअसली हीट दे रहा हूँ। वो हीट किस लिए दे रहा हूँ? वो हीट दे रहा हूँ मैं मेल्टिंग के लिए। यानी वो हीट क्या हो रही है, वो हीट गायब हो रही है, वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि वो हीट कन्वर्ट हो रही है सॉलिड को लिक्विड में कर। समझ रहे हो? क्योंकि सॉलिड का जो भी पार्टिकल्स रहेगा, सॉलिड के अंदर एक समझ लो कि हमारे पास जो 10 ग्राम बर्फ है, उसके अंदर हमारे पास 1 लाख सॉलिड के पार्टिकल्स है, ठीक है। और हर 1 लाख पार्टिकल्स को मुझे धीरे धीरे एनर्जी देके उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई देनी पड़ी। और वो जो हीट सप्लाई मैंने दी, वो हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की ली, उन्होंने खा ली है। उन्होंने खा ली है तो वो दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे ग्राफ में देख लो, वो कांस्टेंट दिखा रही है। यानी ये 10 मिनट के बीच भी ग्राफ तो स्टार्ट ही है। यानी समझ लो कि ये 10 मिनट तक मैंने कंटिन्यूअसली बर्नर चालू रखा है, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो फेज चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? फेज। फेज क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज द फेज चेंज। ओके। और यहाँ पे जो हीट हो रही है उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट। उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। अक्षर को इग्नोर कर दो, हैंड राइटिंग को, ठीक है। लेटेंट हीट बोलेंगे। लेटेंट हीट क्या करेगी? वो फेज को चेंज करती है। अभी देख लो, यहाँ पे जो भी 10 ग्राम बर्फ था, वो 10 ग्राम बर्फ कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हो गया, टोटली कन्वर्ट हो गया 10 ग्राम लिक्विड में। अब देखो, 10:25 से 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने हीट तो कंटिन्यूअसली सप्लाई, मैं बर्नर नहीं बंद कर रहा हूं। तो 10 बज के समझ लो, ये हो गया 10:40। तो 10:40 तक ये टेम्परेचर बढ़ते 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 पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस पे। कहां पे पहुंचा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे देख लो क्या हुआ, ये लिक्विड 10 ग्राम लिक्विड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 100 डिग्री तक पहुंचा। उसके लिए उन्होंने देख लो फिर से 15 मिनट लगा दिए। ओके। अब देख लो, तो यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म है 10:40 तक। अब मैंने बाकी के टाइम में देखा तो 10:50 पे, 10 बज के चलो 45 मिनट सोच लो, तो 10:45 पे उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही बताया थर्मोमीटर ने, पर वो कन्वर्ट हो गया है गैस में। और ये गैस में जो कन्वर्ट हुआ है, वो वहां पे भी हीट क्या हो गई? लेटेंट हो गई। यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्यों एब्जॉर्ब हो रही है? क्योंकि हीट को पूरा कन्वर्ट करना है लिक्विड को गैस में।
सो यहाँ पे हीट कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, 10 ग्राम जो भी पानी था वो 10 ग्राम वेपर बन गया, फिर से वो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे दो फेज आप देख लो, दोनों फेज में क्या हो रहा है, दोनों फेज में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ये रहा एक फेज, ये रहा दूसरा फेज। ठीक है, तो दोनों फेज में जो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है हीट देने के बावजूद, तो वो हीट गई कहाँ, वो हीट हो गई लेटेंट हीट। वो हीट क्या हो गई, वो हीट हो गई मेरी लेटेंट हीट। यानी वो हीट उसको मिल रही है जो एब्जॉर्ब करती है एनर्जी, और वो फेज चेंज करने में यूज करती है। दैट इज द मेन कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले -20 डिग्री सेल्सियस पे हम पहुंचे। ठीक है, समझ लो, पहले -20 डिग्री सेल्सियस से हम 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचे, उसके लिए 15 मिनट लगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 10 मिनट लगा। फिर से लिक्विड को लिक्विड में, पर 0 to 100 में पहुंचने के लिए बाकी के 15 मिनट टाइम लगा। ठीक है, और फिर लिक्विड 100 डिग्री लिक्विड को 100 डिग्री वेपर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बाकी के 5 मिनट लगे। सो यहाँ पे ये हो गया मेल्टिंग, ये हो गया वेपराइजिंग। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे एक बात समझ लो, यहाँ पे एक मिनिमम टेम्परेचर है जिसके बाद उसने मेल्ट करना स्टार्ट किया है बर्फ को, तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो उसको मैं डिफाइन करता हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एट कांस्टेंट प्रेशर द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड to melt the solid into liquid, the minimum temperature required to melt the solid into liquid is melting point. For ice, melting point is 0 degree Celsius. For vapor, for liquid, the minimum temperature to evaporate or to vaporize the liquid is known as the boiling temperature. Okay, is known as the boiling temperature. So वो टेम्परेचर हो गया हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आइस के लिए, अरे लिक्विड के लिए, पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट कौन सा हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे हम चार डेफिनेशन समझ रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सॉलिड। बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बॉयल द लिक्विड। लेटेंट हीट, तो दोनों लेटेंट हीट हमें समझना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या रहती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहती है सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई है, जो भी हीट गायब हुई है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, तो वो उसमें क्या होता है, जो भी हीट गायब हुई है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट के लिए। तो एक बात समझ लो, जब भी फेज चेंज होता है तो वो फेज चेंज में क्या होता है, वो फेज चेंज में ऑटोमेटिकली हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट गायब होती है। तो वो गायब होती हुई फेज चेंज की हीट रहती है, उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट। ओके, और मैं श्योरली एक बात कॉन्फिडेंटली समझा दूं, ये ग्राफ इतनी डिटेल में कोई नहीं समझेगा। और समझ लो, ये ग्राफ इतना लिखना भी नहीं है। समझ लो, 9th स्टैंडर्ड के लिए इतना ग्राफ लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने कहा है, ताकि डेफिनेशंस इजीली समझ लें। तो चलो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज द मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स। एक मिनिमम टेम्परेचर रहता है, वहां पे सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। समझ लो, तो मिनिमम टेम्परेचर रहता है, वहां पे सॉलिड मेल्ट करता है लिक्विड में, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। एक चीज वहां पे एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो मैं आपको नाइन्थ चैप्टर में समझाऊंगा। पर समझ लो, हमें प्रेशर अभी कांस्टेंट रखना है। क्यों, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फेज चेंज होता है, वैसे ही प्रेशर बढ़ने से या कम होने से भी फेज चेंज होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी को कांस्टेंट ले रहे हैं प्रेशर को, यानी प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं। तो वो प्रेशर कौन सा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी मिनिमम प्रेशर जो रहता है एटमॉस्फेयर में, वो जैसे कि हम लोग अभी एटमॉस्फेयर में बैठे, तो एटमॉस्फेरिक एयर जो भी है वो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर वो सिर्फ समझने के लिए है। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉरी। The next definition is boiling point. So boiling point में क्या होता है, the boiling point of a liquid is defined as the temperature or minimum temperature where vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. यानी मेनली लिक्विड क्या करता है, इवेपोरेट करता है, बॉयल होता है। ओके, उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या रहता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरी कंडीशन है उसके मेल्टिंग पॉइंट, तीसरी कंडीशन है 1 kg सॉलिड ले लो। समझ लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे साथ साथ बोलो तो याद रह जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट चाहिए वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर से बात, वंस अगेन हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट पे बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट के लिए जो भी हीट चाहिए वो हीट होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो समझ लो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है, वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट पे 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट चाहिए दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ लो, अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट आती है तो आपको बॉइलिंग पॉइंट आएगी, अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है तो ऑटोमेटिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन याद रह ही जाएगा। कि याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट पे बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट पे 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट देनी पड़ती है दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए जो भी हीट देनी पड़ेगी दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्टली गैस जो होता है उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सो द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसियस फेज, सॉलिड का डायरेक्टली गैसियस में जो कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ओके, समझ में आ गई। और एक छोटा सा टॉपिक है, आगे मैंने स्लाइड में समझाया कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो पीछे में कुछ शब्द बोला था डिग्री सेल्सियस, तो वो डिग्री सेल्सियस क्या है, बेसिकली डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट। जैसे कि आपके पास पैसे कितने हैं तो आप बोलोगे 100 रुपीज, तो रुपीज इज द यूनिट। मैं आपको बोलता हूँ आपका घर कितना दूर है, आप बोल रहे हैं 5 किलोमीटर, सो किलोमीटर इज द यूनिट। सिमिलरली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस होता है, कौन सा यूज होता है, सेल्सियस और केल्विन, सेल्सियस और केल्विन। तो आपको याद रखना है सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आपको 273 ऐड करने हैं, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड। यानी मुझे जो भी टेम्परेचर दिया है वो सेल्सियस में दिया है और वो टेम्परेचर के अंदर मैं 273 ऐड कर रहा हूं तो वो केल्विन में मिलेगा। मेन चीज, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 मेन यूनिट है, 3, कौन कौन से, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहीट, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहीट। अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड करो और केल्विन में से सेल्सियस में जाना है तो 273 सब्ट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक एग्जांपल ले रहे हैं। सो हमें बोला गया है कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। मुझे सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करना है, C2A जाने के लिए हमें 273 ऐड करना है और K2C जाने के लिए 273 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है और उसके अंदर 273 ऐड करूंगा, सो 3 + 7 इज 10, 7 + 2 9, 9 + 1 दैट इज 0 यानी 10, 2 + 1 3, सिंपल। और यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपको आता ही होगा। सो 27 में जस्ट सिंपली 273 ऐड किया तो वो बन गया मेरा 300 डिग्री केल्विन और 300 केल्विन। नेक्स्ट एग्जांपल, कन्वर्ट 32 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। तो कुछ नहीं करना है, सेल्सियस को केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करना है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 32 में 273 ऐड किया दैट इज 305 केल्विन। ओके, सिंपल। कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो। तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे हम, 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन। तो कई बार हमको ये भी पूछते हैं व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन, दैट इज 273 केल्विन, व्हाट इज 273 केल्विन। नेक्स्ट, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। तो 25 डिग्री में सेल्सियस में से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करो, 273 ऐड किया तो मिल गया मुझे 298। ओके, सो 298 केल्विन हो गया। तो उसको मैं 25 डिग्री सेल्सियस बोलूं या 298 केल्विन बोलूं कोई मैटर नहीं करता है। आपके पास 10 रुपए है या आपके पास 1000 पैसा है, दोनों सेम ही चीज है।
आपका घर मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, आपका घर मेरे घर से 1000 मीटर दूर है, दोनों चीज सेम ही होती है। वैसे ही अगर 25 डिग्री सेल्सियस बोलूं या 298 केल्विन बोलूं, वो मैटर नहीं करता है। पर अगर मैं सेल्सियस यूज कर रहा हूं तो वो 25 होगा, अगर केल्विन कर रहा हूं तो वो 298 होगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कन्वर्ट माइनस 173 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 173 को मैंने 273 ऐड किया। सो यहाँ पे 273 बड़े हैं, 173 कम है, तो वो दोनों का सब्सट्रैक्शन होके मिलेगा 100 केल्विन। क्या मिलेगा? 100 केल्विन। एंड कन्वर्ट माइनस 200 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, फिर से 273 ऐड किया, तो माइनस 200 प्लस 273 गिव 73 केल्विन। सो हमें अगर सेल्सियस में से केल्विन में जाना है, तो सेल्सियस में से केल्विन में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 273 273 ऐड करने होंगे सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए। सेल्सियस केल्विन, केल्विन के लिए याद रहेगा सीके, तो सीके, सीके में जाने के लिए आपको 273 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। केसी में, केसी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 273 सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। समझ लो, जैसे कि मुझे बोला गया कन्वर्ट 50 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, तो 50 केल्विन को मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो मैं 273 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 273 माइनस हुए तो आंसर मिलेगा मुझे माइनस में, क्योंकि 50 प्लस है और 273 माइनस है, तो यहाँ पे बड़ा जो भी नंबर है वो माइनस में है। सो आंसर विल बी माइनस 223 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, 273 केल्विन इनटू सेल्सियस, तो 273 केल्विन और 273 सब्सट्रैक्ट कर दो, मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। 0 केल्विन को 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो उसमें से क्या करोगे? 0 में से माइनस 273 करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया मुझे माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ओके, वैसे ही 400 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा? माइनस 273, केल्विन में से सेल्सियस में जाने के लिए, केस करने के लिए माइनस 273, और केल्विन क्लेन को खरीदने के लिए प्लस 273। ओके, तो यहाँ पे माइनस किया तो 127 डिग्री सेल्सियस हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट थिंग, 873, तो 873 में से मैंने माइनस 273 केल्विन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया मुझे 600 डिग्री सेल्सियस। एंड द फाइनल 625 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, so 625 माइनस 273 गिव्स 352 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना है, केल्विन क्लेन में 273 ऐड करना है, और केस करने के लिए हमें, यानी केल्विन टू सेल्सियस में जाने के लिए 273 सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, दैट्स इट। So thank you, and if you have any queries, you can feel free to contact us anytime, any place. You can call us. I will give you the answer. I will give you the solution on video call, on normal call, any. ओके अगर आपको कोई भी टॉपिक में पता नहीं चल रहा है, आप बेझिझक बिंदास होते हुए आप मुझे कॉल कर दो, मैसेज छोड़ दो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा श्योरली। लेट तो लेट, पर आपको रिप्लाई आ जाएगा, वो तो कंफर्म है। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, एक बार याद दिला दो। तो मेनली जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो चेंज कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिड का लिक्विड होगा, लिक्विड टू गैस होगा। ठीक है। जो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रह जाएगा वो हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। और दोनों के बीच में जो फेज चेंज हो रहा है वो हो रहा है लेटेंट हीट। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर यानी मेल्टिंग पॉइंट पे, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए गैस में जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, सॉलिड टू लिक्विड होगा मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस होगा वेपराइजेशन, सॉलिड टू गैस होगा हमारा सब्लिमेशन। ओके।